हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल कैरियर क्लासेज में। तो आज हम वर्ग 12वीं के इतिहास के दूसरे चैप्टर जिसका नाम है राजा किसान और नगर, उससे 17 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं। तो चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। अगर आप भी 2024 में एग्जाम देने वाले तो आपका के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर बने रहें। तो देखिए अब प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पहला प्रश्न हमारा है क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है। पहला प्रश्न है क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बृहद कथा तथा मंजूरी। बृहद कथा तथा मंजूरी क्षेमेंद्र की रचना है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। प्रश्न संख्या 2 देखिए, प्रश्न संख्या 2 है इंडिका किसकी रचना है। इंडिका किसकी रचना है। तो इंडिका मेगास्थनीज की रचना है। इंडिका किसकी रचना है, इंडिका मेगास्थनीज की रचना है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। प्रश्न संख्या 3 देखिए, प्रश्न संख्या 3 है किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है। किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, सही आंसर है। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है। समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है। प्रश्न संख्या 4 देखिए, प्रश्न संख्या 4 है गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहते थे। गुप्त काल में हस्ती सेना के प्रधान को क्या कहते थे। तो महापिलुपति कहा जाता था। गुप्त काल में हस्ती सेना के प्रधान को क्या कहा जाता था, महापिलुपति कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। महापिलुपति कहा जाता था गुप्त काल में हस्ती सेना के प्रधान को। प्रश्न संख्या 5 है, प्रश्न संख्या 5 है निम्न में से महिला संत थी। निम्न में से महिला संत थी। ऑप्शन ए है मीरा, बी अंडाल, सी कराइकल और डी है इनमें से सभी। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। ये तीनों महिला जो थी महिला संत महिला थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सही आंसर है। प्रश्न संख्या 6 देखिए, प्रश्न संख्या 6 है धम्म की शुरुआत किसने की थी। तो धम्म की शुरुआत अशोक ने की थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। धम्म की शुरुआत किसने की थी। तो धम्म की शुरुआत अशोक ने की थी। धम्म की शुरुआत अशोक की थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। प्रश्न संख्या 7 देखिए, प्रश्न संख्या 7 है समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है। तो नेपोलियन से किया जाता है। समुद्रगुप्त की तुलना किससे किया जाता है, कहा जाता है, क्या जाता है, तो नेपोलियन से। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है। तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा सी। और एक और इससे मिलता जुलता ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो वहाँ पर हो जाएगा समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, यह भी प्रश्न कई बार बिहार बोर्ड में पूछा गया है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को। लेकिन देखिए उसी को क्या क्या है, उल्टा करके पूछ दिया गया है कि समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है, तो नेपोलियन से। प्रश्न संख्या अब 8 देखिए, प्रश्न संख्या 8 है मौर्य वंश का संस्थापक कौन है। मौर्य वंश का संस्थापक कौन है। तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही आंसर है। तो चंद्रगुप्त को मौर्य वंश का संस्थापक है। प्रश्न संख्या 9 देखिए, प्रश्न संख्या 9 है चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो चंद्रगुप्त की मृत्यु श्रवणबेलगोला में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो चंद्रगुप्त की मृत्यु श्रवणबेलगोला में हुआ था। और इसकी मृत्यु ना उपासना के दौरान हुआ था दोस्तों। श्रवणबेलगोला में इसकी मृत्यु उपासना के दौरान हुआ था। प्रश्न संख्या अब 10 देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाले थे। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाले थे, तो वह जैन धर्म को मानने वाला था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानते थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही आंसर है। प्रश्न संख्या 11 देखिए, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था। तो मौर्य वंश का अंतिम राजा था बृहद्रथ। बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम राजा था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी की सही आंसर है। प्रश्न संख्या 12 देखें, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था। मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था। तो मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान था पान्याध्यक्ष। पान्याध्यक्ष ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। पान्याध्यक्ष मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान था। पान्याध्यक्ष ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 13 है मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी। मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी। तो मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी, पाटलिपुत्र। मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र मौर्य वंश की राजधानी थी। और पाटलिपुत्र कहाँ है, तो अभी वर्तमान में पटना को पाटलिपुत्र कहा जाता है। और पाटलिपुत्र किस संगम नदी के स्थान पर बनाया गया था, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पाटलिपुत्र देखिए गंगा, गंडक और सोन इन तीनों नदी के संगम स्थान पर पाटलिपुत्र को स्थापना किया गया था। और यह पाटलिपुत्र का सबसे पहले राजधानी उदयन ने क्या था,
पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? तो उदयन राजा ने, जो कि मौर्य वंश का तीसरा शासक था। मौर्य वंश का तीसरा शासक था उदयन। उन्होंने पाटलिपुत्र के का स्थापना कहाँ किया था? गंगा, गंडक और सोन नदी के संगम स्थान पर। तो प्रश्न संख्या आप 13 देखिए, प्रश्न संख्या 13 है, मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित है? मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, उड़ीसा में। मौर्यकालीन कलिंग राज्य उड़ीसा में स्थित है था। प्रश्न संख्या 15 देखिए, मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? तो मौर्य प्रशासन में समाहर्ता था राजकीय कर संग्रह अधिकारी। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है, राजकीय कर संग्रह अधिकारी मौर्य प्रशासन के समाहर्ता था। प्रश्न संख्या अब 16 देखिए, प्रश्न संख्या 16 है, मौर्य काल में ब्राह्यदेह क्या था? मौर्य काल में ब्राह्यदेह क्या था? तो मौर्य काल में ब्राह्यदेह था भूमिदान। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। प्रश्न संख्या अब 17 देखिए, अगला प्रश्न संख्या देखिए, प्रश्न संख्या 17 है, अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? तो अशोक का जो व्यक्तिगत धर्म था वो था बौद्ध धर्म। अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? बौद्ध धर्म। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। प्रश्न संख्या 18 देखिए, अशोक ने महेंद्र तथा संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा? तो अशोक ने महेंद्र तथा संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा गया था, श्रीलंका। तो इसमें देखिए ऑप्शन में श्रीलंका नहीं है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, सिंघल द्वीप है। तो श्रीलंका का ही प्राचीनतम नाम है सिंघल द्वीप। अगर यहाँ पर सिंघल द्वीप नहीं श्रीलंका रहता तो आप श्रीलंका मारते, तो लेकिन यहाँ पर श्रीलंका नहीं है, सिंघल द्वीप है, तो क्या कह देंगे? सिंघल द्वीप, क्योंकि श्रीलंका का ही प्राचीनतम नाम यानी कि पहले वाला नाम था है सिंघल द्वीप। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। प्रश्न संख्या अब 19 देखें, अशोक किस वंश का शासक था? अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक गुप्त वंश का शासक था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, अशोक गुप्त वंश का शासक था। प्रश्न संख्या 20 देखिए, प्रश्न संख्या 20 है, अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया? अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया? प्रश्न संख्या 20, तो इसका जो सही आंसर है वो है उपगुप्त के प्रभाव में आकर, उपगुप्त के प्रभाव में आकर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। प्रश्न संख्या 21 देखिए, प्रश्न संख्या 21 है, राजगृह की नगर वधु का नाम था? राजगृह की नगर वधु का नाम था। प्रश्न संख्या 21 है, राजगृह की नगर वधु का नाम था, तो वह है सालवती। राजगृह की नगर वधु का नाम क्या था? सालवती। प्रश्न संख्या 21 का जो है वह सही आंसर है डी नंबर, डी नंबर इसका सही आंसर है। सही आंसर क्या है? डी नंबर। प्रश्न संख्या 22 देखिए, प्रश्न संख्या 22 है, किसने लिखा वास्तविक सुकर्म वो है जिससे प्रजा सुखी तथा संपन्न है? तो वो इसका जो सही आंसर वो ऑप्शन नंबर डी है, कौटिल्य। कौटिल्य ने लिखा कि वास्तविक सुकर्म वो है जिससे प्रजा सुखी तथा संपन्न है, और कौटिल्य का बुक का नाम है देखिए, इसका क्या है सही आंसर डी है। प्रश्न संख्या 23 देखिए, प्रश्न संख्या 23 हमारे पास है, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी थी? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी थी, तो उज्जयिनी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। प्रश्न संख्या 24 देखिए, प्रश्न संख्या 24, आर्यभट्ट कहाँ की वासी थे? आर्यभट्ट कहाँ का वासी था? तो वह पटना के वासी थे आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है सही आंसर है। प्रश्न संख्या 25 देखिए, द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? तो द्वितीय नगरीकरण के नगर को लौहयुगीन नगर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर, लौहयुगीन नगर कहा जाता है द्वितीयकरण नगरीकरण को नगरों को। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। प्रश्न संख्या 26 देखिए, प्रश्न संख्या 26 है, भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है? भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है वे है बेग्जाकोई का अभिलेख। बेग्जाकोई का अभिलेख भारत का प्राचीनतम ज्ञात यानी कि सबसे पहले वाला ज्ञात अभिलेख माना जाता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा प्रश्न संख्या ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी। 26 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी। अब अगला प्रश्न संख्या देखिए, प्रश्न संख्या 27 है, मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? तो वो है सेल्यूकस। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, सेल्यूकस के दरबार में आया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। प्रश्न संख्या 28 देखिए, प्रश्न संख्या 28 है, कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? तो कलिंग युद्ध का वर्णन 12वें अभिलेख में किया गया। कलिंग युद्ध का
वर्णन 12वें अभिलेख में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 28 देखिए, प्रश्न संख्या 28 है, चीनी यात्री फायान किस शासक के काल में भारत आया था? चीनी यात्री फायान किस के शासक काल में भारत आया था? तो विक्रमादित्य, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री फायान भारत आया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। प्रश्न संख्या 30 देखिए, प्रश्न संख्या 30 है, मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था। किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज 305 ईसा पूर्व में आया था दोस्तों। 305 ईसा पूर्व में आया था और 298 ईसा पूर्व तक रहा था, यानी कि 7 साल इनके दरबार में रहा। और इन्हीं 7 साल में मेगास्थनीज ने पुस्तक की रचना की। प्रश्न संख्या 31 अब देखिए, किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? तो एरन अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी, एरन अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। प्रश्न संख्या 32 देखिए, बाणभट्ट की रचना कादम्बरी में किस शासनकाल का वर्णन है? बाणभट्ट की रचना कादम्बरी में किस शासनकाल का वर्णन है? बाणभट्ट की रचना कादम्बरी में किस शासनकाल का वर्णन है? तो 32 का जो सही आंसर है वो है हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर डी हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 33 देखिए, गुप्त संवत कब और किसके द्वारा शुरू किया गया? गुप्त संवत कब और किसके द्वारा शुरू किया गया? तो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा 319 से 320 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा 319 से 320 ईस्वी में किया गया था गुप्त संवत और गुप्त संवत का शुरुआत। तो प्रश्न संख्या 34 देखिए, प्रश्न संख्या 34 है, पंचतंत्र की रचना किसने की? पंचतंत्र की रचना किसने की? तो विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 34 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब प्रश्न संख्या 35 देखिए, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक के कौन थे? तो कुमारगुप्त। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। कुमारगुप्त जो है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 36 देखिए, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्णकाल कहलाता है? भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्णकाल कहलाता है? तो वह है गुप्त काल। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 37 देखिए, प्रश्न संख्या 37 है, अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है? अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है? तो अर्थशास्त्र में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है? तो 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 38 देखिए, प्रश्न संख्या 38 है, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? तो अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? तो अर्थशास्त्र की रचना 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में अर्थशास्त्र की रचना हुआ था। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में अर्थशास्त्र की रचना हुआ था। प्रश्न संख्या 39 देखिए, प्रश्न संख्या 39 है, नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे। नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे तो हेनसोंग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। हेनसोंग नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे। हेनसोंग। प्रश्न संख्या 40 देखिए, प्रश्न संख्या 40 है, किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखाया गया? किस गुप्त शासक को उसके सिक्के पर बीना बजाते हुए दिखाया गया? तो समुद्रगुप्त को उसके सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखाया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। प्रश्न संख्या अब 41 देखिए, प्रश्न संख्या 41 है, उत्तरी पश्चिमी भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेखों में लिपि का प्रयोग किया गया है। तो वह है खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है उत्तरी पश्चिमी भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेखों में। और खरोष्टी लिपि दोस्तों दाएं से बाईं ओर लिखा जाता था। खरोष्टी लिपि जो है दाएं से बाईं ओर लिखा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 42 देखिए, प्रश्न संख्या 42 है, अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए? तो अशोक के अभी तक 44 अभिलेख प्राप्त हुए। डी नंबर इसका सही आंसर है। 44 अभिलेख अशोक का अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए। प्रश्न संख्या 43 देखिए, प्रश्न संख्या 43 है, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित हुआ? अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित हुआ? तो श्रीलंका में। देखिए श्रीलंका अशोक ने अपने बेटियों को कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, और वहीं पर प्रचलित हुआ। वहीं पर अशोक द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचलित हुआ कहाँ? श्रीलंका में।
तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 44 है, जीवक ने वैद्य की भिक्षा कहाँ से ली? जीवक ने वैद्य की भिक्षा कहाँ से ली? तो इसका जो सही आंसर है वह तक्षशिला। ऑप्शन नंबर ए, तक्षशिला से जीवक ने वैद्य की भिक्षा ली थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 45 देखिए, प्रश्न संख्या 45 है, जीवक कहाँ के रहने वाले थे? जीवक कहाँ के रहने वाले थे? तो जीवक राजगृह के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। जीवक जो है कहाँ के रहने वाले थे? जीवक राजगृह के रहने वाले थे। जीवक राजगृह के रहने वाले थे। अगला प्रश्न संख्या देखिए, प्रश्न संख्या 46, जीवक की ख्याति किस रूप में थी? तो जीवक की ख्याति क्या थी? वैद्य के रूप में थी। वह एक वैद्य थे, डॉक्टर, जिसे आज के समय में डॉक्टर कहा जाता है, वो थे जीवक। तो जीवक क्या थे? वैद्य के रूप में थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 47 देखिए, प्रश्न संख्या 47 है, अंगराज्य आधुनिक बिहार के किस जिले में अवस्थित है? अंगराज्य आधुनिक बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है भागलपुर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। भागलपुर जिले में अवस्थित है अंगराज्य। प्रश्न संख्या 48 देखिए, प्रश्न संख्या 48 है, बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? तो बिंबिसार का जो संबंध था वह हर्यक वंश से था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। और हर्यक वंश का पहला शासक था बिंबिसार, यह भी आप याद रखिएगा। हर्यक वंश का पहला शासक था बिंबिसार। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 49 देखिए, प्रश्न संख्या 49 है, जरासंघ का संबंध किस वंश से था? जरासंघ का संबंध किस वंश से था? तो वह है बृहद्रथ वंश। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। और बृहद्रथ वंश से का संबंध था जरासंघ वंश से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 50 देखिए, प्रश्न संख्या 50 है, तक्षशिला किस राज्य में स्थित है? तक्षशिला किस राज्य में स्थित है? तो गांधार राज्य में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर, गांधार राज्य में स्थित है तक्षशिला। तक्षशिला कहाँ स्थित है? गांधार राज्य में। प्रश्न संख्या 51 देखिए, प्रश्न संख्या 51 है, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से किया था? तो सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 52 देखिए, प्रश्न संख्या 52 है, धर्म विजय का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में है? धर्म विजय का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में है? तो 13वें शिलालेख में। इसका जो सही आंसर हुआ है सी, 13वें शिलालेख में धर्म विजय का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 53 देखिए, प्रश्न संख्या 53 है, कालिदास किसके समकालीन थे? कालिदास किसके समकालीन थे? तो वह है चंद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर डी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चंद्रगुप्त का समकालीन थे कौन? कालिदास। चंद्रगुप्त का समकालीन थे कालिदास। प्रश्न संख्या 54 देखिए, प्रश्न संख्या 54 है, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? देखिए हम पहले भी बता चुके हैं, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। प्रश्न संख्या अब 55 देखिए, प्रश्न संख्या 55 है, मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? तो वह है राजगृह। मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? राजगृह। और बाद में पाटलिपुत्र बना दिया गया, यानी कि प्राचीनतम, यानी कि पहले राजधानी कहाँ थी? राजगृह, और बाद में आ गया पाटलिपुत्र। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 56 देखिए, प्रश्न संख्या 56 है, मगध की प्राचीनतम राजवंश कौन था? मगध की प्राचीनतम राजवंश कौन था? तो वह है हर्यक वंश। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हर्यक वंश मगध की प्राचीनतम राजवंश है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 57 देखिए, प्रश्न संख्या 57 है, पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो यह इसका जो सही आंसर है वो है उदयन। उदयन ने पाटलिपुत्र की सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई थी। कहाँ पर? गंगा, गंडक और सोन नदी के संगम स्थान पर। गंगा, गंडक और सोन नदी के संगम स्थान पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना हुआ था, और उदयन ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी पाटलिपुत्र की। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न संख्या देखिए, प्रश्न संख्या 58, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम स्थान पर की थी? देखिए वह प्रश्न आ गया जो हम पहले बता चुके हैं। तो देखिए गंगा, सोन और गंडक, यानी कि पुनपुन नदी को ही गंडक नदी कहा जाता है। यहाँ पर चाहे तो पुनपुन रहेगा या फिर गंडक रहेगा। तो यह भी हमारा क्या है? सही है। तो इसमें इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी के संगम पर क्या है? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? सही आंसर है। प्रश्न संख्या 59 देखिए, प्रश्न संख्या 59 है, रथमूसल नामक आक्रामक यंत्र का प्रयोग किस जनपद में सबसे पहले किया गया? रथमूसल नामक आक्रमण यंत्र का प्रयोग किस जनपद में सबसे पहले किया गया? तो इसका जो सही आंसर है वो है मगध। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है।
ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 60 देखिए, प्रश्न संख्या 60 है ताम्रलिप्ति बंदरगाह अवस्थित है, ताम्रलिप्ति बंदरगाह अवस्थित है तो वह है बंगाल में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, बंगाल में स्थित है ताम्रलिप्ति बंदरगाह। प्रश्न संख्या 61 देखिए, प्रश्न संख्या 61 है इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन है, इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन है तो हरिसेन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, हरिसेन जो है वह इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक है, इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक है हरिसेन। प्रश्न संख्या 62 देखिए, प्रश्न संख्या 62 है चाणक्य भारत के किस शिक्षण संस्थान में अध्ययन किया था, चाणक्य भारत के किस शिक्षण संस्थान में अध्ययन किया था तो वह अध्ययन किया था तक्षशिला विश्वविद्यालय में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, तक्षशिला विश्वविद्यालय में चाणक्य ने शिक्षा ग्रहण किए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 63 देखिए, प्राचीन भारत में उदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, प्राचीन भारत में उदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है तो वह है मगध में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, मगध में स्थित है और उदंतपुरी विश्वविद्यालय मगध राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 64 शक संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है, शक संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है तो वो 78 ईसा पूर्व से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, 78 ईसा पूर्व से शक संवत का शुरुआत मानी जाती है। प्रश्न संख्या 65 देखिए, प्रश्न संख्या 65 है विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु कौन थी, विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु थी तो विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु चांदी थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु चांदी थी। प्रश्न संख्या 66 देखिए, प्रश्न संख्या 66 है भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि है तो भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि है ब्राह्मणी लिपि। और ब्राह्मणी लिपि दोस्तों बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है, ब्राह्मणी लिपि क्या बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है और खरोष्टी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है, ठीक इसको उल्टा। और भारत का सबसे प्राचीनतम लिपि थी तो वो है ब्राह्मणी लिपि, ब्राह्मणी लिपि भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 67 देखिए, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है तो वह है समुद्रगुप्त से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, समुद्रगुप्त का संबंध प्रयाग प्रशस्ति से है तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 68 देखिए, प्रश्न संख्या 68 है अपने स्वयंवर के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी, यानी कि अपने स्वयंवर यानी कि अपने स्वयं की खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत कराई थी तो कौन, वह है ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है रुद्रदमन। रुद्रदमन अपने ही खर्च अपने पैसे से सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी और इससे कई नहरें निकलवाई थी ताकि उस समय के लोग क्या कर सके, किसान कर सके, मतलब खेती कर सके। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है रुद्रदमन। प्रश्न संख्या 59 देखिए, प्रश्न संख्या 59 है इंडिका का लेखक कौन है तो इंडिका के लेखक कौन है, मेगास्थनीज। इंडिका के लेखक कौन है, इंडिका के लेखक है मेगास्थनीज, मेगास्थनीज इंडिका के लेखक है। इंडिका के लेखक कौन है, मेगास्थनीज। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, या अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, अगर वो आपके साथ पढ़ता है तो उसको भी शेयर कीजिए ताकि वो भी अच्छे से अच्छे नंबर उठा